नमस्कार दोस्तों। लकी नर्सिंग अकेडमी में आज आपका फिर से दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 17 लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी, एएसआईसी, एम्स, पीजीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बगैर देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द एमरजेंट फेज ऑफ ए सीवियर बर्न इंजरी, which parental intervention prescribed by the health care provider should the nurse question। दोस्तों एग्जामिनर पूछ रहा है कि नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जो कि इमरजेंसी यानी एमरजेंट फेस का मतलब होता है दोस्तों शुरुआती, यानी कि शुरुआती मतलब अभी अभी शुरुआती अभी अभी शुरुआती अभी अभी शुरुआती आया है, पेशेंट आया है सीवियर बर्न इंजरी और बहुत ज़्यादा जला हुआ है। सीवियर का मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन। विच पेरेंटल इंटरवेंशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड द नर्स क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है कि डॉक्टर साहब ने ऐसा क्या लिख दिया कि नर्स उस लिखे हुए पर जवाब कर सकती है। यानी हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उन्होंने ऐसा फाइल में क्या लिख दिया कि जिसके ऊपर जो नर्स है वो क्वेश्चन कर सकती है कि डॉक्टर साहब आपने ये गलत लिख दिया। सीवियर बर्न इंजरी के पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेट क्या होता है, नॉर्मली बात ये पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों जब भी कोई पेशेंट बर्न होता है, जलता है दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट बर्न होता है तो उसको कभी भी हमें पोटाशियम नहीं देना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जब भी पेशेंट को बर्न इंजरी होती है दोस्तों तो हमारी जो सेल है वो डैमेज होती हैं और उनके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है दोस्तों वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड में मिक्स होता है दोस्तों तो वो पोटाशियम के लेवल को बढ़ा देता है, और पोटाशियम का लेवल बढ़ेगा और ऊपर से डॉक्टर साहब ने पोटाशियम दोबारा से एडवाइज कर दिया तो पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए हमें पोटाशियम नहीं देना है दोस्तों। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें दोस्तों कि फ्लूइड ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें अगर एग्जामिनर बर्न इंजरी के पेशेंट में, तो लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन या फिर आरएल भी बोल सकते हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अभी यहाँ पर राइट आंसर होगा, पोटाशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन द बेबी हेड इज आउट द इमीडिएट एक्शन ऑफ द नर्स इज। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि डिलीवरी के टाइम पर जैसे ही बेबी का सिर बाहर आता है तो नर्स का सबसे इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा। जैसे ही बेबी का सिर बाहर आता है डिलीवरी के टाइम पर दोस्तों, जैसे ही बेबी का सिर बाहर दिखता है तो नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों नर्स का सबसे पहला एक्शन रहेगा डिलीवर द एंटीरियर शोल्डर। शोल्डर का तो कोई तुक नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि शोल्डर तो कोई सा भी आ सकता है, राइट भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। सबसे पहले वाइप द बेबी फेस एंड सक्शन माउथ फर्स्ट। जब बेबी पूरा निकल कर बाहर आ जाएगा दोस्तों, ये काम हम तब करते हैं अम्बिलाइकल कॉर्ड कट कर दो, लेकिन जब तक पूरा बेबी बाहर ही नहीं आया तो अम्बिलाइकल कॉर्ड कहाँ से कट करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, चेक इज देयर इज कॉर्ड कोलियर्ड अराउंड द नेक। दोस्तों यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है कि सबसे पहले जब बच्चा बाहर आता है, बच्चे के जब मुंडी बाहर आती है, सिर बाहर आता है, उसके बाहर निकलते ही हमें चेक करना है कि बच्चे के गले में जो हमारी कॉर्ड है, जो हमारी अम्बिलाइकल कॉर्ड है, उसका कोई घुमावदार तो नहीं है, नेक के अराउंड तो नहीं है वो। तो सबसे पहले उसको निकालना है दोस्तों, क्योंकि अगर उसको नहीं निकाला, हमने बच्चे को बाहर पुश कर लिया, हमने बच्चे को बाहर खींच लिया दोस्तों, तो प्लेसेंटा तो अपनी जगह छोड़ेगी नहीं इतनी जल्दी। तो प्लेसेंटा नहीं छोड़ेगी तो एम्बिलाइकल कॉर्ड में खिंचाव आकर बच्चे को फांसी लग जाएगी दोस्तों, बच्चा मर सकता है दोस्तों। इसलिए पहले गर्दन को चेक करेंगे कि उसके चारों तरफ एम्बिलाइकल तो नहीं घूमी हुई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एज पर द मिड डे मील प्रोग्राम द मील्स रिसीव शुड सप्लाई एट लिस्ट ऑफ टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट।
यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों कि मिड डे मील प्रोग्राम के अनुसार टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट एट लिस्ट कितनी होनी चाहिए, 1/3, 1/4, 1/6 या 3/4। मिड डे मील के अनुसार दोस्तों मिड डे मील प्रोग्राम आया था दोस्तों 1961 में, और ये स्कीम कब आई थी दोस्तों, ये आई थी 1995 में दोस्तों। अगर एग्जामिनर पूछ ले मिड डे मील प्रोग्राम कब आया था तो दोस्तों 1961 में आया था, और मिड डे मील स्कीम कब आई थी दोस्तों तो 1995 में आई थी दोस्तों। और इसमें अगर कैलोरी की बात कर ले तो कैलोरी होती है दोस्तों 1/3, और अगर बात करता है प्रोटीन की तो प्रोटीन होता है दोस्तों 1/2। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मिड डे मील प्रोग्राम द मिल सप्लाई शुड द एटलीस्ट टोटल एनर्जी की बात हुई है दोस्तों यहाँ पर, तो वो होगी दोस्तों 1/3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 30-year-old पेशेंट हैज एन अल्सर ओवर लेटरल मेलुलस, नर्स केयरिंग फॉर दिस पेशेंट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द पेशेंट इज ड्यू टू। दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि एक 30 साल का मरीज है जिसको अल्सर बन गए हैं, कहाँ पर, लेटरल मेलुलस पर, और नर्स को पता चल गया है कि मरीज को पेन किस कारण है, तो हमें बताना है कि पेन किस कारण है। दोस्तों जो होता है ये आपके सामने भी मैं बता दूं, लेटरल मेलुलस होता कहाँ है दोस्तों, किसी भी बॉडी के पार्ट में जब दोस्तों ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है ना, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में दोस्तों जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, और उसी के साथ दोस्तों उस पेशेंट को पेन भी देखने को मिलता है दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों उस पेन भी देखने को मिलता है, और उसे हम बोलते हैं दोस्तों इस्चीमिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछा था कि अल्सर बन गए हैं लेटरल मेलुलस पर, और नर्स ने क्या कर रही है, नर्स पेशेंट की केयर कर रही है, और पता चल गया है कि पेन किस वजह से है, तो हमें पता है किस वजह से पेन है दोस्तों इस्चीमिया। ऑप्शन नंबर डी, यानी किस इस्चीमिया का मतलब होता है दोस्तों किसी भी बॉडी के पार्ट में जब ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों तो उसमें हाइपोक्सिया हो जाता है, और जब हाइपोक्सिया होता है जब कहीं पर भी तो उस पेशेंट को वहाँ पर पेन डेवलपमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग असेसमेंट इज द बेस्ट इंडिकेटर दैट ए पेरिनल हेमाटोमा इज प्रेजेंट आफ्टर एपिजोटमी। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि डिलीवरी के दौरान जब हमने पेशेंट को एपिजोटमी की थी उसके बाद पेशेंट को पेरिनल हेमाटोमा देखने को मिला है, तो नर्सिंग असिस्टेंट में उसका बेस्ट इंडिकेट या बेस्ट एक्शन क्या पूछा है दोस्तों, वो क्या रहेगा। तो वो तो ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, सॉरी आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन द पेरिनल एरिया। दोस्तों एपिजोटमी करने के बाद हमको दो साइन देखने को मिलता है, एक होता है दोस्तों अर्ली साइन, एक होता है लेट साइन। अर्ली साइन होता है दोस्तों पेरिनल हेमाटोमा, और लेट साइन होता है दोस्तों डिस्पेरियूनिया। और अगर अर्ली साइन की बात करी जाए दोस्तों तो उसमें हमने क्या करना है दोस्तों, जब भी पेशेंट को पेन होता है तो आइस पैक अप्लाई करना है दोस्तों पेन कंट्रोल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ सीवियर पेन द पेरिनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ आईयूडी इंसरेशन इन इंट्रायूट्राइन डिवाइस। आईयूसीडी का मतलब होता है दोस्तों आईयूडी लिखा हुआ है यहाँ पर, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा इसका दोस्तों, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है दोस्तों इसका ब्लीडिंग, और सेकंड नंबर पर अगर हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो वो होता है पेन। और दोस्तों जब भी ये कोई एग्जामिनर अगर पूछ लेता है कि आईयूडी अगर किसी पेशेंट को लगी हुई है और उस पेशेंट को दोस्तों
निकालने का, रिमूव करने का सबसे बड़ा रीजन पूछे तो पहले नंबर पर है पेन, दूसरे पर है ब्लीडिंग। और अगर दोस्तों इंट्रा यूट्राइन यानी आईयूडी में मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछ ले तो पहले नंबर पर है ब्लीडिंग और दूसरे नंबर पर है पेन। यानी उल्टा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। साइड इफेक्ट में तो पहले पर ब्लीडिंग है, दूसरे पर पेन है। और अगर रिमूव के चांस पूछ ले तो पहले पर पेन है, सेकंड पर ब्लीडिंग है। उल्टा है दोस्तों। और यहाँ पर पूछा है कॉमन साइड इफेक्ट तो पहले पर ब्लीडिंग आएगा दोस्तों। अगर ब्लीडिंग ऑप्शन में नहीं होता तो फिर पेन को प्रायोरिटी हम देते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। When teaching an adolescent with a seizure disorder who is receiving valproic acid, which sign or symptom should the nurse instruct the client to report to the health care provider? दोस्तों एग्जामिनर ने पूछा है कि एक सीजर का पेशेंट है जो कि वेलप्रिक एसिड नाम की दवाई ले रहा है, तो उसके अंदर कौन से साइन और सिम्टम आने पर हमें डॉक्टर साहब को बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ये एग्जामिनर ने पूछा है दोस्तों। यानी ये एक सीजर का पेशेंट है और वो वेलपोरिक एसिड नाम की दवाई ले रहा है दोस्तों, तो उस पेशेंट के अंदर हमें ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा वेलपोरिक एसिड के दौरान दोस्तों। हमें पेशेंट के अंदर कौन सा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा जिसको हमें देखते ही डॉक्टर साहब को बताने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। वेलपोरिक एसिड ये दोस्तों सीजर की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है और ये दोस्तों प्रेगनेंसी में नहीं देनी होती है दोस्तों। वेलपोरिक एसिड दोस्तों ये ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी, यानी ये हमारे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी जो चलती है उनको शांत करती है दोस्तों। ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रेन एबनॉर्मल एक्टिविटी वेलपोरिक एसिड। और वेलपोरिक एसिड अगर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है दोस्तों तो वो प्रेगनेंसी में। और दोस्तों जिसका हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है दोस्तों हिपेटोटॉक्सिक होती है दोस्तों ये, और ये लीवर को डैमेज करती है। वेलपोरिक एसिड दोस्तों ये हिपेटोटॉक्सिक होती है और हिपेटोटॉक्सिक जो भी दवाई होगी दोस्तों वो लीवर को डैमेज कर सकती है। और जब लीवर को डैमेज करेगी तो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जॉन्डिस। पेशेंट को हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, पीलिया देखने को मिलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और जब हमें पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखते ही हमें डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी इन विच द पर्सन कंस्टेंटली मेंटेन्स ए पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट इज। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कोई पर्सन है जो एक ही पोजीशन में बैठा है बिना किसी मूवमेंट के, उसके अंदर का डिसऑर्डर देखने को हमें क्या देखने को मिलेगा। डिसऑर्डर क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी अगर कोई भी व्यक्ति है वो एक ही पोजीशन में सेम पोजीशन में बैठा है बिना हिले डुले बिल्कुल सेम पोजीशन में, तो वो कौन सा डिसऑर्डर होता है दोस्तों। अगर हम मैनरिज्म की बात करें दोस्तों तो इसमें मरीज अनकॉन्शियस है लेकिन इसमें वॉलेंट्री मूवमेंट है। और अगर कैटाप्लेक्सी की बात करें तो दोस्तों कैटाप्लेक्सी में सीवियर मस्कुलर वीकनेस आती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की नेगेटिविज्म होता है दोस्तों जस्ट अपोजिट करना, यानी कि अपोजिट करना दोस्तों। सॉरी दोस्तों ये 2 बार नेगेटिविज्म लिखा है दोस्तों। नेगेटिविज्म का मतलब होता है जस्ट अपोजिट करना। और ऑप्शन नंबर सी की हम बात करते हैं कैटाप्लेसी, तो दोस्तों कैटाप्लेसी होता है सेम पोजीशन को मेंटेन करके रखना, यानी एक ही पोजीशन में बैठे रहना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है दोस्तों, और इस क्वेश्चन को तो शायद हमारे कोई भी नर्सिंग ऑफिसर गलत नहीं करेगा। इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट का होता है दोस्तों वॉश द वाउंड विद सोप एंड वाटर दोस्तों। और जो ये रेबीज है दोस्तों, अगर एग्जामिनर कई बार पूछ ले जो डॉग बाइट के कारण रेबीज आपको देखने को मिलता है दोस्तों, तो रेबीज दोस्तों लाइजा वायरस या रेब्डो वायरस से फैलता है दोस्तों।
और ये अगर इसको ये कैसा देखने को मिलता है, अगर मैंने पूछ लिया दोस्तों, तो ये देखने को मिलता है बुलेट शेप का होता है दोस्तों, ये वायरस बुलेट शेप का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हैव फॉर ए प्राइमी ग्रेविडा क्लाइंट इन द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ हर प्रेगनेंसी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सा टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा जो प्राइमी ग्रेविडा फीमेल है और उसके सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर हमें बेस्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हुई दोस्तों यहाँ पर, तो दोस्तों राइट आंसर होगा ए फीटो प्रोटीन सॉरी दोस्तों, अल्फा फीटो प्रोटीन दोस्तों टेस्टिंग ये सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। ये फीटस के अंदर लीवर से जनरेट होकर आता है दोस्तों, जो अल्फा फीटोप्रोटीन होता है दोस्तों, ये फीटस के लीवर से जनरेट होकर आता है और बताता है कि बच्चे को यानी फीटस को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तों, उसके हाथ में, पैर में या नाक में या फिर कोई स्पाइना बाइफिडा ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं है पेशेंट के अंदर। ये दोस्तों अल्फा फीटोप्रोटीन हमें उस बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये थी क्लास नंबर 17, आपके सामने कल हम क्लास नंबर 18 लेकर आएंगे दोस्तों। क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो उसके शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।